चलो अब रिवीजन करते हैं। वर्णमाला आपका कंप्लीट है। अब थोड़ा सा एक बार रिवीजन ले लेते हैं, वर्णमाला का रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, आप आंसर देते रहना फटाफट। ठीक है, आप आंसर देते रहना फटाफट, रिवीजन ले लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो वर्णमाला, वर्णमाला यहीं से प्रश्न पूछेगा जो वर्णमाला है किसे बोलते हैं वर्णमाला, तो बोलेगा आप आंसर फटाफट। वर्णमाला क्या है? क्या है वर्णमाला? वर्णों का सुव्यवस्थित समूह। वर्णमाला किसे बोलेंगे? वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को, है ना। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को क्या बोलेंगे? वर्णमाला। ठीक है, प्रश्न पूछा हुआ, ये प्रश्न ये मैंने कहीं देखा था, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि वर्णमाला क्या है, तो उसमें जो ऑप्शन होगा वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे। और वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, या दूसरा आप कह सकते हैं ध्वनि का जो उच्चारित रूप है, ध्वनि का जो लिखित रूप है, ध्वनि का जो लिखित रूप है उसको क्या बोलते हैं? वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप को क्या बोलते हैं? वर्ण। और वर्ण के उच्चारित रूप को क्या बोलते हैं? जैसे ध्वनि है, ध्वनि किसको बोलते हैं? जो वर्ण है उसके उच्चारित रूप को। वर्णों के उच्चारित रूप को क्या बोलते हैं? वर्णों के उच्चारित रूप को क्या बोलते हैं? ध्वनि। और ध्वनि के लिखित रूप को क्या बोलते हैं? वर्ण। कहने का मतलब ये हुआ जो वर्ण है और ध्वनि है दोनों क्या है? एक ही चीज है। जैसे मैं लिख दूं यहां पर कि ध्वनि इक्वल टू वर्ण, एक ही बात है। ध्वनि या वर्ण, यहां का मतलब होता है, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर ध्वनि या वर्ण, इसका मतलब क्या है कि दोनों बराबर ही है। ध्वनि बोलो चाहे वर्ण बोलो, आपसे प्रश्न पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? ध्वनि या वर्ण, एक ही बात है, दोनों बराबर है। बस ये लिखित रूप है और ये जो है उच्चारित रूप है। जैसे हमने क बोला, क, तो वो तो हम उच्चारण कर रहे हैं, उसी को हम ऐसे लिपिबद्ध कर दिया, ऐसे देवनागरी लिपि में लिपिबद्ध कर दिया। ठीक है, अब वर्णमाला, तो वर्णमाला भी बताइएगा आप, हिंदी जो वर्णमाला है वो किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी। किस लिपि में है? देवनागरी। देवनागरी। यहीं से प्रश्न बनेगा देव कहाँ से आया? इसमें जब इसका नामकरण हुआ तो देव कहाँ से आया? संस्कृत भाषा से। कहाँ से आया देव? संस्कृत भाषा से। क्यों आया संस्कृत से ही, और से क्यों नहीं आया? पाली से, प्राकृत से क्यों नहीं आया? क्योंकि सबसे पहले इस लिपि में कौन सी भाषा लिखी गई थी? देववाणी। सबसे पहले इस देवनागरी लिपि में, इस लिपि में जिसमें हम लिख रहे हैं, इस लिपि में कौन सी भाषा लिखी गई थी? देवनागरी लिपि, देवनागरी भाषा यानी संस्कृत लिखी गई थी। तो संस्कृत का जो देव है यहाँ से लिया। और नागरी का किससे संबंधित है? प्रश्न पूछता है कि नागरी किससे संबंधित है? गुजरात के नागर ब्राह्मण संबंधित है। नागरी किससे संबंधित है? गुजरात के नागर ब्राह्मण। ठीक है, गुजरात के नागर ब्राह्मणों से संबंधित है नागर। ठीक है, नागर ब्राह्मण, नागरी ये बोला जाता है। जो गुजरात के नागर ब्राह्मण थे उन्होंने जो है सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग करा था, इसलिए इसको जोड़ दिया। जो उन्होंने लिपि विकसित करी थी तो उससे जोड़ दिया। क्लियर है? और देव जो है कहाँ से आया? संस्कृत से आया। क्लियर है? सबसे पहले लिपिबद्ध की गई थी संस्कृत भाषा, तो देव संस्कृत आया, और नागरी जो है गुजरात के ब्राह्मण ने इसका प्रयोग करा था, है ना, इस लिपि का यूज करा था सबसे पहले, तो नागरी यहाँ से आया, देवनागरी हो गया। अब वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण। कितने हैं? 52 वर्ण। स्वर कितने हैं इसमें? 13 स्वर। व्यंजन कितने हैं? 39। कितने व्यंजन हैं? 39। तभी तो बनेगा 52। जोड़ो जरा इसको, है ना, तो कितना हो गया? ये 52 हो गया, है ना। टोटल आपके 52 वर्ण हैं, इसमें 13 स्वर हैं और 39 क्या है? व्यंजन है। ये लेखन के आधार पर है, लेखन के आधार पर, या कुल पूछेगा तो 52 हो गया। अब दूसरा प्रश्न है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर कितने हैं? उच्चारण के आधार पर, के आधार पर कुल कितने वर्ण हैं? कुल वर्ण, उच्चारण के आधार पर बताओ कुल कितने वर्ण हैं? 45। स्वर कितने? उच्चारण के आधार पर 10। व्यंजन कितने? 35। कुल 45 है। उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण कितने? 45। कितने स्वर? 10। व्यंजन कितने? 35। 45 में से 10 माइनस करो, कितना आया? 35 व्यंजन। ये 35 व्यंजन है। उच्चारण के आधार पर ध्यान रखना, उच्चारण के आधार पर 35 व्यंजन है और उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं? 10 है। कौन सा छोड़ दिया? री, अंग, आहा। 13 में से 3 छोड़ देना, री छोड़ देना, अंग और आहा छोड़ दिया, तो यह कितना आ गया आपके? 10 स्वर। 10 स्वर और 35 व्यंजन।
ठीक है, उच्चारण के आधार पर। कुल आपके 52 हैं, 52 में 13 स्वर हैं और 39 आपके व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। कौन कौन से? अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ध्यान देना। ये जो अक्ष बना है किससे बना है? क और सौ से। ठीक है, ये बताओ। त और र से। ये बताओ ज और य से। और ये बताओ श और र से। ठीक है, इसके ऊपर भी अच्छा वर्क करना, आपने ध्यान रखना, इसके ऊपर प्रश्न पूछ देता है। दूसरा आपका अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल और व। लुंठित वर्ण किसे बोलते हैं? लुंठित वर्ण को किसे बोलते हैं? किसे? र को किसे बोलते हैं? र क्या है? लुंठित वर्ण। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें, इसके उच्चारण में क्या है? जीभ तालु से लुढ़कती है। ठीक है, लुंठित वर्ण। और पार्श्विक वर्ण किसे बोलते हैं? ल को क्या बोलते हैं? पार्श्विक वर्ण। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछे हुए हैं कि पार्श्विक वर्ण ऑप्शन दे देगा इसमें, ठीक है, र, ल कुछ भी दे देगा तो ल को टिक करना है। पार्श्विक वर्ण क्या है? ल है। लुंठित वर्ण क्या है? र है। और य और व को क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर। यानी कभी ये स्वर की ध्वनि देते हैं और कभी जो है व्यंजन के, इसलिए क्या बोला जाता है इसको? अर्ध स्वर। अच्छा, दूसरा आपका स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ग हैं? वर्ग। जो स्पर्श व्यंजन है उसके जो वर्ग हैं वो कितने हैं? स्पर्श व्यंजन कुल कितने हैं? 25। ध्यान रखना, 25 है, 25 व्यंजन है। कुल कितने स्पर्श व्यंजनों के कुल कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग। प्रथम वर्ग कौन सा है? प्रथम वर्ग कौन सा है? क वर्ग। दूसरा वर्ग कौन सा है? सेकंड कौन सा है? च वर्ग, है ना। तीसरा कौन सा है? क्रम का ध्यान रखना है, ठीक है, ट वर्ग। फिर कौन सा है चौथा? त वर्ग। फिर कौन सा है? पांचवा अंतिम वर्ग है प वर्ग, ठीक है, प वर्ग। तो 5 वर्ग है। क्रम का ध्यान रखिए, पहला क है, फिर च है, फिर ट है, फिर त है, फिर प है, ठीक है। पंचमाक्षर, देखो प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5। प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर, कितने वर्ण हैं? 5, ठीक है। 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5, टोटल हो गया 25। पंचम अक्षर या पंचमाक्षर, जैसे क वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? ऐसे प्रश्न पूछेगा कि क वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? क्या है? ग। क, ख, ग, ग, ग। और च वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है या पंचमाक्षर कौन सा है? च, छ, ज, ज, या। क्या है? या, ठीक है। और ट वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? ट, ठ, ड, ड, अण, अण है, ठीक है। ध्यान रखना, ऑप्शन दिए होंगे, गलत मत करना। तो ये जो है अच्छे से तैयार कर लेना इसको। और त वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? त, थ, द, द, न, ठीक है, न। और प वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? प, फ, ब, ब, म, प, फ, ब, ब, म, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्मी। ऊष्मा का मतलब क्या होता है? गर्मी, ठीक है। यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से ऊष्मा पैदा होती है या मुख में गर्मी पैदा होती है, उसको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4, है ना। ऊष्म व्यंजनों या संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। बताओ कौन कौन से हैं? श, श और स और ह, यह है, ठीक है, ऊष्म है, ऊष्म व्यंजन है। अच्छा, इसमें बताओ इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु, है ना। और इसका उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा, यानी मूर्धन्य श। और इसका क्या है? दंत या दंत मूल। और इसका क्या है? कंठ। इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। उच्चारण स्थान भी पूछता है तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ये वाला श जिसको तालव्य श बोलते हैं, ये वाला श जिसको आप पेट पेटा श बोलते हैं, मूर्धन्य श है। और ये वाला जिसको आप दंत श बोलते हैं, दंतमूल भी। दंतमूल का मतलब जहाँ से दांत निकला है ना, ठीक है, मसूड़ा। दंतमूल भी होगा तो ठीक है, ठीक है। दंत्य स जिसको आप बोलते हैं। और जो ह है ये सीधी ध्वनि कहाँ से? कंठ है, कंठ, ठीक है, कंठ है,
ठीक है, कंठीय व्यंजन है। अच्छा, इसका बताएंगे आप, जो क वर्ग है, यहाँ पर वापस आ जाओ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ग का, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क्या है ये? कंठ। ठीक है, कंठीय वर्ग। ये कौन सा वर्ग है? कंठीय वर्ग। वर्ग भी पूछ देता है, ध्यान रखना। और यहाँ पर जो च है, च वर्ग, इसका क्या है? तालव्य। तालव्य, ठीक है। और इसका ट का मूर्धन्य वर्ग, मूर्धन्य वर्ग, ठीक है। और इसका दंत्य वर्ग, दंत्य वर्ग। और ये प क्या है? ओष्ठीय, ओष्ठीय, ओष्ठीय वर्ग, ठीक है। तो ध्यान रखना, क जो है कंठीय वर्ग है, क्रम से पहले कंठ, फिर तालु, फिर मुर्दा, और फिर आपका क्या है? दंत, और उसके बाद ओष्ठ, ठीक है। क्रम से आना है, पीछे से आगे की तरफ को आना है, ये क्रम है इसका, ठीक है। क्रम है, ये सही क्रम है। पहले कंठ, फिर उसके बाद जो अंदर मुंह के अंदर का जो ऊपरी भाग है उसको क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं। फिर जो आगे वाला हिस्सा है, अंदर इधर को आएंगे, बाहर की तरफ को, आगे वाले उसको क्या बोलते हैं? मुर्दा बोलते हैं। और इसके बाद आगे की तरफ को आएंगे तो दंतमूल, पहले दंतमूल आता है, ठीक है। फिर दंत आ गया, दंत, और ओष्ठ यानी ओंठ हो गया, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण स्थान बताएंगे आप? य का उच्चारण स्थान क्या है? य का, य का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? य, य का तालु, य का क्या है? तालु है, ठीक है। उच्चारण स्थान क्या है? तालु, तालव्य। तो इसको बोलेंगे क्या है? तालव्य, तालव्य व्यंजन, ठीक है। इसके बाद र का क्या है? र, र। देखो जीभ ऊपर टकरा रही है, आगे वाले भाग में क्या है? मूर्धन्य, मुर्दा, ठीक है। उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा। और ल का क्या है? ल, ल, ल का क्या है? ल जो है दंत्य या दंतमूल बोलेंगे, ठीक है। दंत या दंतमूल, दंत, दंत हो गया, या दंत मूल, है ना। और व का, व, देखो व, देखो ओंठों का सहारा ले रहे हैं आप, व, तो क्या हो जाएगा? व, व। थोड़ी जीभ दांतों पे टकरा रही है तो इसको बोलते हैं दंतोष्ठ। क्या बोलते हैं? दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ, ठीक है। दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। इसको बोलेंगे दंतोष्ठीय व्यंजन। क्या कह रहे? दंत ओष्ठ, दांत भी और ओंठ भी, दोनों का सहारा ले रहे हैं व के उच्चारण में। और सगोश, अगोश का यो क्या है? सगोश या अगोश? यो क्या है? सगोश या अगोश? यो क्या है? सगोश या अगोश? सगोश। सभी ये जो है अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? सगोश होते हैं। सगोश का मतलब क्या होता है? कंपन, है ना। यानी कंठ में अगर कंपन हो रहा, स्वर यंत्र में कंपन हो, उसको क्या बोलते हैं? सगोश। तो सभी जो है अंतस्थ व्यंजन चारों य, र, ल, व क्या होते हैं? सगोश, ठीक है। प्राण कौन से इसमें? अल्पप्राण के महाप्राण? अल्पप्राण। सभी में, सभी में ना, सभी में क्या होंगे? अल्प प्राण, अल्प प्राण। प्रश्न पूछ देगा अल्प प्राण, ठीक है। इसमें क्या है? अल्प प्राण है और सगोश है। और जो ऊष्म व्यंजन थे श, श, स, इसमें क्या है? श, स और स और ह। इसमें प्राण कौन से हैं? इसमें तो कौन से प्राण है? ह में। प्राण कौन से इसमें? ह में महाप्राण। और श, स, स, इसमें कौन से प्राण हैं? प्राण कौन से हैं? महाप्राण। इन सभी में क्या है? महाप्राण है। सभी में महाप्राण हैं। महाप्राण का मतलब आप जानते हैं जिसके उच्चारण में ज़्यादा हवा, मुख से ज़्यादा हवा निकल रही है,
उसको महाप्राण बोलते हैं, और जिसके उच्चारण में कम हवा निकलती है उसको क्या बोलते हैं, अल्प प्राण। तो इनके उच्चारण में मुख्य से ज़्यादा हवा निकलने से क्या है, ये सभी जो चारों ऊष्म व्यंजन है क्या है, ये महाप्राण। और सगोश या अघोष, सगोश के लिए ह क्या है, सगोश है। ह क्या है, सगोश है। सगोश मतलब सीधे कंठ से, है ना, ह बोल रहे हैं तो सीधे जो ध्वनि कंठ से आ रही है, ठीक है, जीभ का कोई वर्क नहीं हो रहा है। और यहाँ पर देखो, और ये क्या है, अघोष। ये तीनों जो तीनों शौ है ये क्या है, अघोष है। ध्यान रखना, यहाँ से यहीं से प्रश्न बना देगा, ठीक है, यहाँ से बता देगा भाई जो ऊष्म व्यंजन है वो क्या है, सगोश क्या अघोष। तो इसमें हाँ जो है सगोश है, बाकी तीनों शौ क्या है, अघोष है। तीनों शौ क्या है, अघोष है। अच्छा, थोड़ा सा उच्चारण स्थान आप जो स्वर हैं उसका उच्चारण स्थान भी आप बताएंगे। उच्चारण स्थान क्या है, स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है। अ का उच्चारण स्थान क्या है, अ का उच्चारण स्थान कंठ, और आ का क्या है, कंठ है। अ और आ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ है, तो इसको बोलेंगे कंठीय स्वर। उसके बाद ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य। क्रम से आएंगे, ठीक है। अ और आ का जो उच्चारण स्थान क्या है, कंठीय है, ठीक है, तो कंठीय स्वर हो गया। और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य स्वर हो गए। तालु है तो तालव्य स्वर। और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठीय है ना, ओष्ठीय स्वर। तो इसको क्या बोलेंगे आप, ओष्ठीय स्वर। ओष्ठ मतलब ओंठ, ओष्ठीय स्वर, ठीक है। और ए आई का, और री का क्या है, री का उच्चारण स्थान क्या है, री का उच्चारण स्थान मुर्दा। क्या है, मुर्दा, मूर्धन्य स्वर। इसलिए क्या बोलते हैं री को, मूर्धन्य स्वर। ध्यान रखना भाई, ठीक है, मूर्धन्य स्वर, ये मूर्धन्य स्वर है। री क्या है, मूर्धन्य स्वर। इसके बाद ए आई पे आ जाओ। ए आई का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालव्य। क्या है, कंठ तालव्य। ए आई का जो उच्चारण स्थान क्या है, वो कंठ तालव्य। ध्यान रखना, कंठ देखो यहाँ से आना, कंठ तालव्य, ऐसे कंठ तालव्य। और इसके बाद आओ ओ आओ पे आ जाओ। ओ आओ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ ओष्ठीय। क्या होगा इसका, कंठ ओष्ठीय। ओ आओ का कंठ ओष्ठीय, ठीक है, कंठ ओष्ठीय, कंठ ओष्ठीय, ठीक है। तो कंठ ओष्ठीय हो गया, क्लियर हो गया। तो अ आ का उच्चारण स्थान कंठ है। ई का क्या है, तालु है। और उसके बाद ऊ का ओंठ है, ओष्ठीय स्वर हो गया। री का क्या है, मुर्दा है, मूर्धन्य स्वर हो गया। और ए आई का क्या है, कंठ तालव्य। ऐसे ओ आओ का क्या है, कंठ ओष्ठ, ठीक है, ऐसे हुआ।